एवरीवन, दिस इज सीए पायल श्रीमाल फ्रॉम पेनॉर्मिक एजुकेशन। हम कर रहे हैं 46 डेज का एंगेजमेंट स्टैंडर्ड चैलेंज। आज उसका डे 31 है। आज का हमारा टॉपिक है एसए 550 रिलेटेड पार्टीज। देखिए, रिलेटेड पार्टी एक ऐसा टॉपिक है ना जो अकाउंट्स बोल लीजिए, इंड एएस 24 आप पढ़ते हैं, ठीक है। आप टैक्सेशन के अंदर में रिलेटेड पार्टीज पढ़ते हैं, न जाने कितने सेक्शंस के अंदर। लॉ के अंदर में सेक्शन 188 बात करता है रिलेटेड पार्टीज की। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग भी बात करता है एसए 550 रिलेटेड पार्टी की। लॉ का भी 2 क्लॉज 76 और 2 क्लॉज 77 रिलेटिव्स और रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन देता है। तो वही रिलेटेड पार्टीज यानी रिलेटिव्स हमारे रियल लाइफ में भी बहुत इन्वॉल्व हैं और पढ़ाई में भी बहुत इन्वॉल्व है। ये वैसे तो स्टैंडर्ड में आपको बताऊं तो आपकी बुक के अंदर में केवल इसके अलग अलग टॉपिक्स की हेडिंग्स दे रखी हुई है और जितनी भी हेडिंग्स है उनका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में बन के आ सकता है। सो हम क्या करने वाले हैं कि बुक के अंदर जो चार्ट बना हुआ है उसमें जितनी भी हेडिंग्स है, से फॉर एग्जांपल मीनिंग है, स्कोप है, ऑब्जेक्टिव है और आपके रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स एंड रिस्पॉन्सेज है, सारी हेडिंग्स को एक्सपैंड कर करके उसके अंदर का टॉपिक हम पढ़ लेंगे। क्या होता है रिलेटेड पार्टी? वैसे तो इंड एएस 24 या एएस 18 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क खास करके खुद ही डिफाइन कर देता है कि रिलेटेड पार्टी में क्या आएगा। बट अगर मैं एक छोटी सी पार्टनरशिप फर्म हूं जिसको ना तो एएस लग रहे हैं ना इंड एएस लग रहे हैं, मतलब मेरे पे कोई रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स नहीं है या बड़े कम है, तो मैं किसको रिलेटेड पार्टी मानूं? मैं आपको रिलेटेड पार्टीज के अब भी इस डायग्राम के थ्रू डेफिनेशन समझा देती हूँ, पर बाय एनी मींस ये मत समझिएगा कि आप अपनों के साथ ही काम नहीं कर सकते। चाहे लॉ बोल लो, चाहे टैक्स बोल लो, चाहे अकाउंट्स बोल लो, कोई भी कानून या कोई भी स्टैंडर्ड आपको ना नहीं बोलता रिलेटेड पार्टी से काम करने के लिए। क्योंकि अगर मेरी ही जान पहचान में कोई मेरा ही रिलेटिव वो सेम काम कर रहा है, क्यों ना कराऊं मैं उसके पास से काम। बट ये सभी कहते हैं जब काम किया तो डरना क्या, जब रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन किया तो चोरी कैसी, डरा क्यों? किया है तो दिन दहाड़े चौड़े में डिस्क्लोज करो। बस स्टैंडर्ड का ये कहना है, डिस्क्लोज डिस्क्लोज डिस्क्लोज। ऑल्सो पूछ पाछ के करना चाहिए अप्रूवल वगैरह लेकर। तो देखिए, अगर मिनिमल या कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो किसको कहूंगी मैं रिलेटेड पार्टी? वो डिफाइन तो होना जरूरी ना, तब जाके कानून लगेगा। तो मान लेते हैं मेरी रिपोर्टिंग एंटिटी है ये कंपनी एक्स, तो इसके कॉन्टेक्स्ट में इसकी रिलेटेड पार्टी कौन बनेगी? सबसे पहले कंपनी वाई जो कि इसकी होल्डिंग कंपनी है, तो वन हु होल्ड्स ओवर यू, एंड इमीडिएटली बी पॉइंट क्या बन जाएगा? वन ओवर यू, ओवर विच यू होल्ड, यानी आप होल्डिंग है और आपकी जो सब्सिडियरी है वो भी आपकी रिलेटेड पार्टी बन जाएगी। अब जो थर्ड कैटेगरीज में आती है C1, C2 और C3, यानी कंपनी W, U और V, UVW, ये तीनों के लिए कॉमन कंट्रोल की हेडिंग बनती है। कॉमन कंट्रोल, कंपनी एक्स पर जिसका कंट्रोल है, अगर उसी इंसान का कंट्रोल कंपनी W, U या V पर है तो ये तीनों भी इसकी एक्स की रिलेटेड पार्टी ही बनेंगी। कंपनी Y और Z तो बनी गई क्योंकि वो होल्डिंग सब्सिडियरी है। कंपनी W क्यों बनी? क्योंकि ये दोनों कॉमन होल्डिंग के अंडर है, बहनें हो गई ना दोनों। या फिर ओनर्स जो हैं इन दोनों कंपनीज के वो क्लोज फैमिली मेंबर्स है, एक भाई की एक कंपनी, दूसरे भाई की दूसरी कंपनी, दोनों आपस में सिस्टर कंसर्न्स, ठीक है। तो आपका रियल कजिन, आपका फर्स्ट कजिन, दोनों आपके रिलेटिव्स हो गए। एंड कॉमन कंट्रोल का कभी कभी कॉमन की मैनेजमेंट से भी मतलब होता है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी दोनों कंपनीज के सेम है, मोटा मोटी फैसले सेम होने वाले हैं। अब आप कहेंगे मैम हमारे देश में सारा ही गवर्नमेंट कंपनी में तो 51% स्टेक होता है गवर्नमेंट का एंड सारे ही शेयर्स प्रेसिडेंट के नाम पर है, तो क्या सारी गवर्नमेंट कंपनीज रिलेटेड पार्टीज हो गई? नहीं, गवर्नमेंट कंपनीज के केस में ये वाली चीज नहीं एप्लीकेबल होती है। अब ये स्टैंडर्ड क्या करना चाहता है मैंने आपको बता दिया। कोई भी आपको रिलेटेड पार्टी रिश्ते बनाने से या उनके साथ कोई भी ट्रांजैक्शन करने से रोकना नहीं चाहता, बस हम तो ये चाहते हैं कि अगर ये हुआ है तो ये किताबों में दिखना चाहिए।
यानी यहाँ पे ऑडिटर एक अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश करेगा रिलेटेड पार्टी रिश्ते और ट्रांजैक्शंस दोनों की, कि कहीं हमने कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर तो नहीं पैदा कर दिया कि रिलेटेड पार्टी के साथ काम भी किया है, उसको दिखाया भी नहीं है। और एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है, रिलेटेड पार्टीज के साथ कलूड करने का बहुत अच्छा मौका होता है। यानी अगर मुझे प्राइस कम या ज्यादा करके दिखाना है या झूठे ट्रांजैक्शंस भी किताबों में दिखाने हैं, तो मेरा रिलेटेड पार्टी मान जाएगा मेरे साथ वो सब करने के लिए। तो कहीं फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स तो नहीं, किताबें ट्रू एंड फेयर तो है ना, मिसलीडिंग तो नहीं, यानी सभी रिश्ते और उनके साथ किए गए सभी ट्रांजैक्शंस ढंग से आइडेंटिफाई होकर किताबों में अकाउंट होकर डिस्क्लोज हो गए हैं ना, ये पता करना ही ऑडिटर का मेन काम है। जिसके लिए ऑडिटर दो चीज करेगा भैया, 315 और 330 हमारे रिलेटेड पार्टी के रिलेटेड सभी ऑडिट प्रोसीजर्स दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर 315, और दूसरा जैसे ही मैं रिस्क असेस कर लूंगी इसका करारा जवाब दूंगी मैं 330 के अंदर, यानी यहां पर मैं स्टेप्स करूंगी। ठीक है, चलिए पहले रिस्क असेस कर लेते हैं। रिस्क असेसमेंट में पहले पूरी हेडिंग 3 पार्ट में डिवाइडेड है। तो पहले मैं फर्स्ट हेडिंग लेती हूँ, उसको ही डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ और हम सीक्वेंस में चलते चलते यूं खत्म कर लेंगे हमारा ये बड़ा सा स्टैंडर्ड। अंडरस्टैंडिंग एंटिटीज, रिलेटेड पार्टी रिश्ता एंड ट्रांजैक्शन। सबसे पहले ऑडिटर ने क्या करना चाहिए, समझो होल्डिंग कौन है, सब्सिडियरी कितनी है, कितनी सिस्टर कंसर्न्स हैं, कौन कौन सी रिलेटेड पार्टी है। और रिलेटेड पार्टी का होना इसका ये मतलब जरूरी नहीं है कि आपने उसके साथ काम भी किया होगा। यानी रिश्तों की अंडरस्टैंडिंग तो लो ही, ट्रांजैक्शंस की भी अंडरस्टैंडिंग लो, क्योंकि मेजरली तो ट्रांजैक्शंस ही डिस्क्लोज करने हैं। तो एंगेजमेंट टीम ना रिस्क असेसमेंट से पहले जब प्लानिंग में बैठता है ना, तभी आपस में बैठकर इंपॉर्टेंट मुद्दे डिस्कस कर रहा होता है। जैसे एरर कहाँ मिलेगी, फ्रॉड कहाँ हो सकती है, ये सब बातें भी तो वो लोग 240 में पहले बैठकर करते हैं ना। वैसे ही एंगेजमेंट टीम की डिस्कशन होती है, 315 और 240 को मिलाकर के ये आंसर आता है। हम बैठ करके आराम से समझते हैं नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ आरपीआर एंड आरपीटी, आपस में बैठ के बातें करते हैं कौन कौन सब्सिडियरी है, कौन कौन होल्डिंग है। दिमाग चालू रखते हैं, स्केप्टिसिज्म रखते हैं, कहाँ पे गड़बड़ होने की संभावना है वो पता करते हैं। ऐसे कौन से हालात हैं जो हमको हिंट दे रहे हैं कि शायद कोई रिलेटेड पार्टी है जिसे हमने पहचाना नहीं या फिर किताबों में डिस्क्लोज नहीं किया। कुछ रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स भी मैं आपको पढ़ाऊंगी यहाँ पर, जिनके थ्रू पता लगाया जाता है रिलेटेड पार्टीज का। तो हमें भी आपस के डिस्कशन में वो रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स की बात करनी है जिनसे हमें रिश्ते और ट्रांजैक्शंस दोनों पता चल सके। मैनेजमेंट आखिर इस आइडेंटिफिकेशन और डिस्क्लोजर को कितना इंपॉर्टेंस देता है, एंगेजमेंट टीम आपस में डिस्कस कर रही है, पता कर रही है कि कहां मैनेजमेंट अपने ही लगाए हुए कंट्रोल्स को ओवरराइड करके कुछ चीटिंग कर सकता है। कैसे रिलेटेड पार्टीज फ्रॉड कर सकती हैं, खास करके हम वो जानना चाहते हैं, जिसके मैं आपको दो एग्जांपल भी देती हूँ। एक ना एंटिटीज ना स्पेशल पर्पस एंटिटीज बना लेती हैं, जितनी भी एंटिटीज को फ्रॉड करना होता है रिलेटेड पार्टीज से, वो लोग खुद की फेक सब्सिडियरीज, स्कैम कंपनीज बना लेती हैं ताकि वो अपना अर्निंग्स मैनेजमेंट कर सके। जैसे कि वो मल्टीपल सब्सिडियरीज बनाकर अपना जितना भी लोड, लोन, लायबिलिटी है उन पर डाल देती है। एनरॉन ने भी तो ऐसा ही किया था, तब जाकर के इतना बड़ा स्कैम बना था। तो स्पेशल पर्पस एंटिटीज को यूज किया जा सकता है खुद की बैलेंस शीट, पेरेंट की बैलेंस शीट को रोजी रोजी सुंदर दिखाने के लिए हम स्पेशल पर्पस एंटिटीज यानी एसपीई बना सकते हैं, और वहां पर उनको ज्यादा प्रॉफिट, कम प्रॉफिट, कुछ भी करके दिखा सकते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन एंटिटी अपने खुद के पार्टनर या मैनेजमेंट के साथ भी कर सकती है एसेट की मिसअप्रोप्रिएशन के लिए। जैसे कि अब अगर मुझे प्रॉफिट कम करना है मेरी कंपनी का, तो मैं मेरे 3-4 पार्टनर्स और मैनेजर्स को कह दूंगी कि तुम्हारी सैलरी हम इंक्रीज करके दिखा दे क्या फर्म में से। और क्योंकि वो रिलेटेड पार्टीज ही हैं खुद, तो वो ना भी नहीं बोलेंगे, वो इस कलूजन में हमारा साथ दे देंगे। तो एंगेजमेंट टीम ना आपस में बैठ के ये सब डिस्कशन करती है कि भाई क्या क्या रिलेटेड पार्टी के रिलेटेड हमें ध्यान में रखना है। फिर आपस में बात करने के बाद वो लोग मैनेजमेंट के पास पहुंचते हैं, मैनेजमेंट से कहते हैं भाई बताओ रिलेटेड पार्टीज की आइडेंटिटी क्या क्या है, अच्छा पिछले साल से इस साल में क्या क्या बदलाव आया है, इनके साथ तुम्हारा रिश्ता क्या है, मतलब एक एंटिटी का नाम दे दिया तो इनके साथ क्या रिश्ता है, हम इंक्वायर करेंगे मैनेजमेंट को। अब देखो रिलेटेड पार्टी, उसके साथ रिश्ता और उसके साथ किया गया ट्रांजैक्शन, तीन ही चीजें होती है, आरपी, आरपीआर, आरपीटी।
तो रिलेटेड पार्टी की आइडेंटिटी मांग लो, उसके साथ रिश्ता क्या कहलाता है वो मांग लो, और उसके साथ क्या काम किया, टाइप एंड पर्पस ऑफ दैट ट्रांजैक्शन, लोन लिया था क्या, सेल करी थी क्या, क्योंकि अर्निंग्स मैनेजमेंट के लिए तो आप ये भी कर सकते हो ना, फालतू की एक एंटिटी बना दी, एक्स्ट्रा सेल बड़ी प्राइस पे उसको बेच दिया खुद का प्रॉफिट इन्फ्लेट करने के लिए। सो बहुत सारी चीजें हैं, इसके लिए हम लोग मैनेजमेंट से ये सब पूछना चाहते हैं। फिर खास करके रिस्क असेसमेंट करना है तो हम देखना चाहते हैं कंट्रोल्स है कि नहीं और चलते हैं कि नहीं। मैं कंट्रोल किन चीजों पर लगाना चाहती हूँ, देखो मैं चाहती हूँ जितने भी रिश्ते और ट्रांजैक्शंस है बढ़िया से पहचान में आए और डिस्क्लोज हो जाए। तो क्या हमने उसके लिए कंट्रोल लगाए हैं? क्या हमारे यहाँ पे सारे ट्रांजैक्शन पूछ पाछ कर होते हैं, ऑथराइज एंड अप्रूव्ड? सिर्फ रिलेटेड पार्टी के साथ ही नहीं बेटा, क्योंकि रिलेटेड पार्टी जरूरी नहीं ना सारी हमें पता हो, कुछ कुछ छुपी रुस्तम रिलेटेड पार्टीज भी तो निकल सकती है। क्या पता मेरी कंपनी में एक डायरेक्टर हो जिसकी फैमिली की कंपनीज हो और उसने मुझे जो रिकॉर्ड्स और रजिस्टर मेंटेन करते हैं उसमें बताया ही नहीं उसके बारे में, चीटिंग कर ली तो भैया इसके लिए हम क्या करते हैं, जितने भी ट्रांजैक्शंस ना नॉर्मल कोर्स के बियॉन्ड हुए, आर्म्स लेंथ प्राइस पे नहीं हुए, मैं उन पे भी नजर रखती हूँ ये पता लगाने के लिए कि कहीं ये रिलेटेड पार्टी के साथ तो नहीं हुआ। तो भैया ये हुआ, हमने पूरी अंडरस्टैंडिंग ली। अब अंडरस्टैंडिंग लेने के तुरंत बाद रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं तो एक्सट्रीम वाले रिस्क असेसमेंट पहले कर लो, देखो कहीं फ्रॉड रिस्क फैक्टर है क्या। एक फ्रॉड रिस्क फैक्टर बताती हूँ, कभी कभी क्या होता है ना, एक आदमी इतना डोमिनेटिंग इन्फ्लुएंस मैनेजमेंट पर दिखाता है और कोई कंट्रोल नहीं रखी होती है इसकी हरकतों पर, जैसे कि ये रिलेटेड पार्टी अकेला सारे इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट के फैसलों पर अपना वीटो रखता है। दूसरा, जितने भी मोटे ट्रांजैक्शन लिए जाएंगे रिलेटेड पार्टी का ही फाइनल अप्रूवल आएगा उन पर, और अगर इस भाई साहब ने अपने मुंह से कोई प्रपोजल दे दी ना, कोई इसके सामने बहस नहीं करता, डिबेट नहीं करता। रिलेटेड पार्टी के किए गए ट्रांजैक्शन कोई इंडिपेंडेंटली रिव्यू या अप्रूव तक नहीं करता। तो ये चीजें चेक करने के बाद लास्टली हमको खुद को बस ये अलर्ट रखना है, देखो एक तो हुआ कि मैंने मैनेजमेंट के दिखाए हुए रिश्ते देख लिए, किताबों में जो दिख रहा था, डिस्क्लोज जो था, पर मुझे तो सारे रिकॉर्ड्स देखकर जागरूक रहना होगा, पता लगाना होगा कहीं कोई ऐसा रिश्ता तो नहीं जो प्रीवियसली आइडेंटिफाइड या डिस्क्लोज ही ना हुआ हो सकता है मैनेजमेंट ने बोर्ड को ही नहीं बताया हो सकता है बोर्ड को पता हो पर उन्होंने ऑडिटर को नहीं बताया हो, तो इस तरीके से ऑडिटर अलर्ट रहेगा। सिमिलरली अगर ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स है तो भी वो मैनेजमेंट से पूछेगा क्या ट्रांजैक्शन है और क्या इसमें रिलेटेड पार्टी इन्वॉल्व हो चुकी हो सकती है, क्या ये आउटसाइड कोर्स वाला ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी के साथ हुआ था। ऐसी सब चीजों में अलर्ट वो रहने वाला है मैम, तो वो रिकॉर्ड्स पढ़ने वाला है। हम यहाँ पे कौन से रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं, आओ देखते हैं। पॉसिबल सोर्स, अगर कोई रिलेटेड पार्टी एग्जिस्ट करती है और हमें नहीं पता तो हमें कहां से पता लगाना चाहिए, ये सब डॉक्यूमेंट्स के थ्रू हमें पता लगाना चाहिए। देखिए आप बैंक से कोई कंफर्मेशन मांगेंगे ना, लोन किसको दिया, गारंटी किसको दी मेरी कंपनी ने, तो बैंक जरूर बता देगा कि मेरी कंपनी और उस पर्टिकुलर एंटिटी का क्या रिश्ता है, तो थर्ड पार्टी कंफर्मेशन से पता चल सकता है। या टीसीडब्ल्यूजी और शेयर होल्डर्स वाली मीटिंग्स होती है ना, तो उसमें जो बातचीत वो लोग कर रहे होते हैं उसके मिनट बुक से आपको कितनी बार ये रिश्तों का पता चल सकता है। या फिर ये इंपॉर्टेंट कुछ रिकॉर्ड्स एंड रिटर्न्स मैं आपको बता रही हूँ जिनसे भी आपको पता चल सकता है, जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न्स इनमें फाइल्ड रहेगा, इंटरनल ऑडिटर हमसे ज्यादा समय के लिए हमसे ज्यादा डिटेल में वही चीज करता है जो हमें करनी है, यहां से पता चल जाएगा। मैनेजमेंट के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें उनको मैंडेटरी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना ही पड़ता है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट स्टेटमेंट्स भी मैनेजमेंट द्वारा। जो भी कॉन्ट्रैक्ट आउटसाइड नॉर्मल कोर्स हुए हैं सबको देखना और पता लगाना कि क्या ये रिलेटेड पार्टी है क्या। इन्वेस्टमेंट रजिस्टर से तो पता ही चलेगा ना मेरी सब्सिडियरी कौन है, शेयर होल्डर के रजिस्टर से पता चलेगा मेरी होल्डिंग कौन है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में हमारा जिसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है हम उसी का इंश्योरेंस लेते हैं तो वहां से पता चलेगा। अच्छा कभी कभी हमें कानून को डिस्क्लोज करना होता है, ऑल्सो बच्चों हमें सेबी को भी रिपोर्ट करना होता है अप्रूवल लेने के नाम से, तो ये दोनों को जो इन्फॉर्मेशन दी है उससे भी पता चल जाएगा। कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर रीनेगोशिएट हुआ है, बीच में टर्म्स चेंज हुए हैं, तो जरूर सामने वाली पार्टी हमारी जान पहचान की होगी। ये सब रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स आपको हेल्प करेंगे पहचानने में कि क्या कोई ऐसी रिलेटेड पार्टी है जो अब तक आपको न मिली हो। यहाँ पे तो मैंने रिस्क असेसमेंट किया। अब 315 में जैसे ही रिस्क असेस हो जाता है हम लोग फटाफट रिस्पॉन्स तैयार करते हैं।
हमारा रिस्पॉन्स भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। मान लेते हैं कि रिस्क असेसमेंट से मिल ही गई, क्या मिल गई? अनआइडेंटिफाइड या अनडिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी रिश्ता या उसके साथ किया गया ट्रांजैक्शन मिल गया है मुझे। तो सबसे पहले ऑडिटर चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के मोहल्ले में सबको स्कीम बता देता है, यानी वो अपनी एंगेजमेंट टीम को बता देता है कि ऐसा ऐसा रिश्ता हमको मिला है। अब मैनेजमेंट की खटिया खड़ी करनी है। हम मैनेजमेंट को पकड़ के बोलेंगे ये देखो ये जो नया नया रिलेटेड पार्टी मिला है ना हमें, पता करो इनके साथ कोई ट्रांजैक्शन किया था क्या, पता करो, इंक्वायर करो कि आपके कंट्रोल इतने कमजोर कैसे थे कि ये आइडेंटिफाई या डिस्क्लोज नहीं हो पाया, आपकी नाक के नीचे रिलेटेड पार्टी थी। मैनेजमेंट को मैं चिल्ला के बोलूंगी आपका डायरेक्टर का कंपनी था, आपको कैसे मालूम नहीं पड़ा? कैसे आपके कंट्रोल्स फेल हो गए इस चीज में? ज्यादा आप सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स बढ़ा दीजिए आप इस नए रिश्ते और उसके साथ किए गए ट्रांजैक्शन के साथ, इस नई रिलेटेड पार्टी के ऊपर, क्योंकि ये बड़ा फ्रॉड रिस्क प्रतीत होता है। क्यों उसने छुपाया रहा होगा, क्यों छुपाया था उसमें, ठीक है? ये भी तो अब रिस्क पैदा होगा ना। देखो एक इंसान आपसे एक बार झूठ बोल देता है ना, तो अब आपको उम्मीद ही रहती है कि उसकी हर बात में कहीं ना कहीं झूठ होगा। तो वैसे ही अगर आपके सामने एक रिस्क आया है कि एक अनआइडेंटिफाइड पार्टी मैनेजमेंट की नजरों से छूट चुकी है, तो कौन कहता है कि और नहीं होगी? हमें शक पैदा होता है इस बात पे। देन हम ये तक सोचने लगते हैं कि क्या ये जानबूझकर किया गया है, इज दिस इंटेंशनल? हम लोग को ऑडिट के बाकी इंप्लीकेशंस पर भी ध्यान देना पड़ता है, यानी रिपोर्टिंग, एरर्स, कुछ प्रकार का फ्रॉड हुआ है कि नहीं, ये सारी चीजों पर हम ध्यान देते हैं जब मुझे ऐसा कोई रिश्ता मिल जाता है। तो ऐसे कौन से एग्जाम्पल्स है जो मुझे इस तरफ अनआइडेंटिफाइड या अनडिस्क्लोज्ड आरपीआर का इंडिकेशन देते हैं? जैसे कि अगर मेरी एंटिटी किसी दूसरी एंटिटी के साथ पार्टनरशिप में एंटर हो चुकी है, अब गाइस पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन नहीं होता, एलएलपी नहीं बनाई, कंपनी नहीं बनाई, पार्टनरशिप क्यों बनाई? छुपा के रखना चाहते थे क्या इस रिश्ते को? ऐसी सर्विसेज दी है मैंने किसी को और ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस लगाए हैं जो नॉर्मल कोर्स में मैं नहीं करती हूँ। लाइक मैंने एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दिया, मैंने बहुत सस्ता रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया उनको लोन देने में, वो चुकाते नहीं है फिर भी हम कुछ एक्शन नहीं लेते, जरूर रिलेटेड पार्टी होंगे। या मैं मार्केट में बैंक जाकर उसकी गारंटी लेने पर आतुर हो गई, तो क्या लगते हैं वो हमारे जो हम उसकी गारंटी ले रहे हैं? तो ये कुछ इंडिकेशंस हैं, एग्जांपल्स हैं ऐसे अरेंजमेंट्स की जहां हिंट हो सकता है कि रिलेटेड पार्टी है। अब बच्चों ये तो एक पॉइंट हो गया स्पेसिफिक रिस्पॉन्स का। दूसरा रिस्पॉन्स मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको आउटसाइड नॉर्मल कोर्स मिलता है कोई ट्रांजैक्शन, तो आपको उनके कॉन्ट्रैक्ट को थॉरली रीड करना पड़ेगा, ये 4 बातें पता करने के लिए कि भाई ये इतना ऊट पटांगा ट्रांजैक्शन किया क्यों है, व्हाट इज द लैक ऑफ रैशनल, क्या हम फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट को कंसील करने की कोशिश कर रहे हैं? रिलेटेड पार्टी के जो टर्म्स है और मैनेजमेंट मुझे जो समझा रहा है, ये दोनों चीजें मैच होती है कि कहीं कहानी में कुछ काली दाल दिख रही है आपको? क्या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन ढंग से डिस्क्लोज भी हुए और क्या वो पूछ कर किए गए थे कि नहीं? इन सब चीजों का आप सबूत इकट्ठा करेंगे। मैं कुछ एग्जांपल्स देती हूँ आपको जिनको आप आउटसाइड नॉर्मल कोर्स वाले ट्रांजैक्शंस बोल सकते हो। गाइस एक बात बता दूं, जरूरी नहीं कि ये रिलेटेड पार्टी के साथ ही किए गए होंगे, पर ये जरूर है कि नॉर्मली आप ऐसे ट्रांजैक्शंस नहीं करते हो। जैसे कि आप किसी कॉम्प्लेक्स इक्विटी ट्रांजैक्शन में एंटर हो गए, जैसे कि कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, या फिर आपने किसी ऐसी एंटिटी के साथ सेल परचेज किया है जो टैक्स या लॉ में वीक हो, ऐसी कंट्री में वो एसोसिएटेड है। यानी मेरी ऑफशोर एंटिटी जिसके साथ मैंने ट्रांजैक्शन किया है वो वीक क्लॉज वाले ज्यूरिसडिक्शन में स्टेटेड है, तो जरूर ये नॉर्मल कोर्स के बियॉन्ड लग रहा है। मैंने अपनी प्रेमाइस किसी को लीज कर दी, बदले में कुछ भी कैश नहीं लिया, या मैंने मैनेजमेंट सर्विसेज दी कहीं पर और बदले में ये दिखाया ही नहीं कि मुझे कुछ कंसिडरेशन मिल रही है, तो ये बिना कंसिडरेशन वाले ट्रांजैक्शंस जो हम कर रहे हैं ये नॉर्मली तो हम नहीं करते, तो आउटसाइड कोर्स हो गया। ऐसी बेच की है मैंने, ऐसी सेल्स की है जिसमें भयंकर डिस्काउंट, भयंकर सेल्स रिटर्न आ रहा है, या फिर ये जो घुमावटी ट्रांजैक्शंस हम करते हैं ना सर्कुलर अरेंजमेंट वाले, कि अभी तो मैं बेच रही हूँ बाद में मैं गारंटी देती हूँ कि मैं खुद ही खरीदूंगी, तो हमें अच्छे से पता है कि ये भी एक प्रकार का ना एडजस्टमेंट होता है किताबों के अंदर। या फिर कॉन्ट्रैक्ट किया था, टर्म्स लिखे हुए थे और अचानक से 20 साल में टर्म्स चेंज कर दिए ताकि किताबों में इंपैक्ट चेंज हो जाए, तो ये सब जो हम करते हैं ना गोलमाल बीच में,
दीज आर आउटसाइड नॉर्मल कोर्स वाले बिजनेसेस, और हमें पता लगाना होता है कि यहाँ पे रिलेटेड पार्टी है या नहीं है, क्योंकि लग रहा होता है कि है। ऑल्सो मैनेजमेंट जहां जहां रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में आई शपथ खा के कहता है कि अरे हमने आर्म्स लेंथ प्राइस में ट्रांजैक्शन किया है, दुनिया में सबको हम यही रेट पे बेचते हैं, तो मैनेजमेंट अपने मुंह से तो कह रहा है, पर आप विश्वास मत कीजिए, आप सबूत इकट्ठा कीजिए, मार्केट प्राइस कंपेयर कीजिए, मार्केट टर्म्स कंपेयर कीजिए, और अगर मार्केट प्राइस और टर्म्स इतने इजीली अवेलेबल नहीं है तो एक्सपर्ट को हायर कीजिए जो मार्केट प्राइस आपको ढूंढ कर देगा, ताकि मैनेजमेंट का ये असर्शन सच्चा है कि झूठा है आप पता लगा सके। तो मैंने रिस्क असेसमेंट कर लिए, मैंने सारे रिस्पॉन्सेस इसके तैयार कर लिए। अब फाइनली मुझे क्या करना है, मैनेजमेंट से ये चीज लिखित में लिखवा के ले लेनी है कि उसने ऑडिटर को सभी जितने भी उसको पता थे रिलेटेड पार्टीज, उनके साथ रिश्ता, उनके साथ किए गए ट्रांजैक्शंस, आरपी, आरपीआर, आरपीटी ऑडिटर को भी बता दिए हैं और किताबों में भी डिस्क्लोज कर दिए हैं। ये दोनों चीज मैं मैनेजमेंट से लिखवा के ले लूंगी, तो ये मेरा एक थोड़ा सा हेल्पिंग एविडेंस हो जाएगा। अब गाइस मुझे थोड़ी थोड़ी चीजें टीसीडब्ल्यूजी से बताते रहनी पड़ती हैं। क्या बातें हैं जो ऑडिटर टीसीडब्ल्यूजी को कहेगा, आप अच्छे से जानते हैं कि हम सिर्फ सिग्निफिकेंट मुद्दे ही उससे डिस्कस करते हैं, और क्योंकि मैं 550 पढ़ा रही हूँ इसलिए ये सभी सिग्निफिकेंट मुद्दे किससे रिलेटेड होंगे, रिलेटेड पार्टी से, ताकि इन दोनों के बीच कुछ कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो क्या मुद्दे हैं जो ऑडिटर चापली करता है टीसीडब्ल्यूजी को? नंबर 1, अगर कोई रिलेटेड पार्टी या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन छुपाया हुआ रहा, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ टीसीडब्ल्यूजी में कभी कभी ऑडिट कमेटी भी आता है, यानी हो सकता है ये नॉन डिस्क्लोजर सिर्फ ऑडिटर से नहीं छुपाया हुआ था, हो सकता है ये टीसीडब्ल्यूजी से भी छुपाया हुआ हो, तो ऑडिटर तुरंत ये बात टीसीडब्ल्यूजी को बताएगा उसको अलर्ट करने के लिए। देन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो अनऑथराइज्ड या अनअप्रूव्ड निकले, क्या फिर बिना पूछे किया है तो फ्रॉड की संभावना है? मैनेजमेंट से किसी प्रेजेंटेशन को लेकर झगड़ा हो गया है, डिसएग्रीमेंट हो गया, मैनेजमेंट कहता है कोई और तरीके से डिस्क्लोज करने, मैं मान नहीं रही हूं, मैं कह रही हूं कोई और तरीके से डिस्क्लोज होगा। सेक्शन 188 ने या कानून में कहीं किसी और ने कोई रिलेटेड पार्टी रिश्ते कुछ कुछ रिस्ट्रिक्ट या प्रोहिबिट कर रखे होते हैं, हमने वो कानून ही तोड़ दिया, नॉन कंप्लायंस ऑफ दैट लॉ, ये भी मैं टीसीडब्ल्यूजी को जाके बताऊंगी। और अगर मैं पहचान ही नहीं पा रही हूँ कि कौन पार्टी है जो मेरी इस एंटिटी को कंट्रोल करता है, तो भी मैं टीसीडब्ल्यूजी से इस विषय में बात करूंगी। तो ये सब विषय में ऑडिटर टीसीडब्ल्यूजी से बातें करता है, फाइनली वो डॉक्यूमेंट कर देगा रिलेटेड पार्टी का नाम और उसके साथ क्या रिश्ता हुआ, ऑल्सो ट्रांजैक्शंस भी हम करते हैं। इसके साथ आपका SA 550 यहाँ पे खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।